टेस्ट जो यूपीएससी के एथिक्स का पेपर हुआ है, जिसमें माही शर्मा जो आईपीएस है, उसने इस पेपर की एनालिसिस की है. यू कैन वेरी वेल हियर हर. शी हैज़ गिवन फैंटास्टिक एनालिसिस फॉर इट. जॉन अब्राहम को नीचे जब वो गिरने वाला था कि एक ट्रू सोल्जर जो अच्छा ग्रैटिट्यूड रखता है वो कभी ये नहीं पूछता अपने देश से कि देश ने मेरे लिए क्या क्या किया है. एक जो जवान है वो हमेशा यही कहता है कि ओ मेरे देश, मैं तेरे लिए क्या क्या कर सकता हूँ. विदाउट एक्सपेक्टेशन आपको करना है. when it is the concept, then what we understand it that way कि डॉरी जो फादर अरेंज कर रहा होता है इतनी सारी अपनी बेटी को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, जिसका वो खुद भी जिम्मेदार है बचपन से, उसकी जो परवरिश जैसी भी हुई है, वो एक रियल मनी जो उसका ऑनेस्ट मनी आ रहा है उससे बेसिकली अरेंज नहीं कर सकता कैसे भी करके वो. और इस वजह से क्या होता है कि वो अंडर टेबल मनी लेने के लिए मजबूर हो जाता है और यहीं से करप्शन शुरू होता है. हेलो एवरीवन, खासतौर से जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया है और वो रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, आज जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तब तक तो रिज़ल्ट नहीं आया है दिसंबर में. बट क्योंकि मेरा जो संबंध ज़्यादा बैठता है वो मेंस के एग्ज़ाम में, जैसा कि एथिक्स का पेपर है आपका, ऐसे का पेपर है, राइट, इवन पॉलिटी का जो पेपर 2 में स्टफ आता है, मेरा संबंध उससे ज़्यादा है. पढ़ाने के साथ साथ मैं ऑथर भी हूँ एथिक्स की एंड पॉलिटी की बुक का. एथिक्स की बुक तो आपके और हमारे बहुत नियर एंड डियर, बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं जो कश्मीर में अतहर आमिर, और उनका एक रोल मॉडल भी बनते हैं आप लोगों के लिए, तो वो मेरे साथ हैं. हमारे इस कोर्स में भी आपको बीच बीच में आके वो गाइड करते रहेंगे. और अभी तो फ़िलहाल ये वाला आज का जो वीडियो है, मैंने कुल मिला के जो एथिक्स का आप लोगों का जो पेपर अभी तक हुआ है जम्मू कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे 4 पेपर मुझे एथिक्स के दिखाई देते हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने की ऐसी कोशिश करूँगा कि जितने भी कंटेंट आए हैं मेन और जो एक रेफरेंस पॉइंट बनता है कि इस साल का जो एथिक्स का पेपर है उसमें कौन कौन सा स्टफ आपको यूज़ करना है. क्योंकि एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप में एक पेपर आउट वाला जो कंटेंट होता है, जो ऑथेंटिकेटेड कंटेंट होता है पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम का, वो हो सकता है. प्लस क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा यूपीएससी का ही एकदम रिप्लिका है, बट उतना स्टैंडर्ड ऐसे के अंदर या फिर एथिक्स के अंदर शायद ना देखने को मिलता हो. लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पर भी मेरे को छोटी मोटी हल्की रियायत आप लोगों के लिए नहीं दिखी. इसका मतलब ये है कि टैलेंट उतना ही ज़्यादा अच्छा चाहिए. कुछ तो और नए उन्होंने ऐसे ऐसे कंटेंट पूछे हैं जो कि यूपीएससी में भी उन्होंने नहीं पूछा. एक मुश्किलावत और खड़ी हो जाती है कि इथिक्स का जो आपका पेपर है इसमें उन्होंने 12 क्वेश्चन देने होते हैं, जिसमें 6 केस स्टडीज़ होती हैं और 6 जो है वो 6 नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, और उसमें कोई भी चॉइस नहीं होती. तो आज मैं इस वीडियो में सारे के सारे कंटेंट आपको बताऊंगा. हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है दैट आई विल लाइक टू टेल यू, एंड ऑल्सो एक रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट, उसको मैं लगभग आधा घंटे में डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा. क्योंकि आपका मेरा जो क्लास चलना है, जो एथिक्स का क्रैश कोर्स कम रिवीजन कोर्स है, और जिसमें फ्रेश बच्चे भी बिल्कुल जिन्होंने एथिक्स नहीं भी पढ़ा है और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो भी एडमिशन ले सकते हैं. क्योंकि इस साल का जो प्रीलिम्स हुआ है वो बेसिकली किसी और पैटर्न पे, जैसा मेरे को फीडबैक मिला, आ गया है. तो बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे, उनका शायद थोड़ा सा दिक्कत में आ जाए सिलेक्शन प्रीलिम्स में, और जो बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं, या नॉलेज का बेस उनका ज़्यादा अच्छा है, तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाए. तो आई विल अपील ऑल दैट प्लीज़ टेक एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स, जिसको मैंने एवरी नूक एंड कॉर्नर जो कश्मीर में है, स्पेशली जनवरी और फरवरी के महीने में घर से बाहर निकलना ठंड की वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है, उन लोगों के लिए ये कोर्स बनाया है. एंड बहुत ही एफोर्डेबल प्राइसेस पे. हमारे दिल्ली में इन कोर्सेज़ की जो फीस है वो शायद आप सुन के बहुत चौंक जाओगे, और एक डिनायल स्टेज पे होती है जहाँ पे आप एडमिशन नहीं ले सकते हो. मीन्स इट विल बी क्रॉसिंग 10,000, 15,000, बट आई हैव स्लैश्ड इट डाउन to the very affordable reach of yours, right?
even you need not to pay 5k, even you need not to pay 3k. I have brought it very much down, and also to the early birds I have decided, my team has suggested that we should give some reciprocation to the early 100 admissions. So anyway, हम लोग अपनी शुरुआत जो है, सबसे पहले आप लोगों को मैं वो पेपर दिखाना चाहूँगा सारे के सारे जो हमने यहाँ पे बनाए हैं. देखिए, लेटेस्ट जो पेपर हुआ वो 2023 का था, जो 2023 में ना हो के उसके अगले साल में हुआ था. इसमें बेसिकली पेपर के अंदर में देर आर 12 क्वेश्चन. ये ओरिजिनल कॉपी है, इसको हमने टाइप नहीं किया तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा स्ट्रेन देखने में, बट मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यहाँ ये लिखा हुआ है. एंड देर आर 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. पहला वाला जो सेक्शन है जिसमें क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव हैं, 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चंस के भी अक्सर कर 2 पार्ट हैं. और दूसरा जो 7 से लेके 12 तक है टोटल, वो केस स्टडीज हैं. नाउ व्हेन आई स्पीक मोर अबाउट इट, देन मैं जब क्वेश्चंस के ऊपर जाता हूँ तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, एंड आपकी सहूलियत के लिए इसे मैं वाइट बोर्ड पे दोबारा भी लिख दूंगा. सत्यम वादा धर्मम चारा, मतलब आप सच बोलो और राइटियसनेस लाओ अपने कंटेक्ट में. ये आपके यहाँ पे साइट हुआ है, तो मुझे आपको ये अलग से बताना है जिससे आप इसके नोट्स बना पाओ. और मुझे ये बताना है कि कौन कौन से दूसरे टॉपिक में, चाहे वो बुद्धा का टॉपिक हो, मिडिल पाथ का, वहाँ पे आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर राइटियसनेस जो बोल सकते हैं हम जैन धर्म में, या फिर हमारे आपके जो धर्मों में होता है, चाहे वो इस्लाम में हो या किसी और रिलीजन में हो, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. प्लस दी राइटियस कंडक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन, हमें क्या आज की डेट में समझना चाहिए, हमारा कैसा बर्ताव एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, तो यहाँ पे उसकी अप्लाइड पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. इसी तरीके से जैसे एंगर और ईगो, आज की डेट में मैं बेसिकली ये जो ईगो वर्ड है ये कई बारी रिपीट हुआ है एग्जाम में, मैं इसी के ऊपर आपसे लगभग 30 मिनट्स बात करने वाला हूँ. देन हम आगे चलते हैं, निष्काम कर्म योगा डॉक्ट्राइन ऑफ दी भागवत गीता. इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आप अपना काम करो, फल की इच्छा मत करो. जैसे आपने एग्जाम दिया है, आप फल की इच्छा मत करो होगा या नहीं होगा, आप अपना काम पूरी की पूरी ईमानदारी से करते रहो. इसी गीता की जो डेलिब्रेशंस हैं, जो हमारी फिलॉसफी है, उसमें हम लोग कैसे इथिक्स के अंदर में इसको अपने आंसर में लिख पाते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. देन इफ वी गो फर्दर, पॉलिटिक्स एंड इथिक्स डू नॉट गो टुगेदर. आज की डेट में व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रम्प नाउ, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आफ्टर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, तो इथिक्स वॉज देयर इन द पॉलिटिक्स? आंसर इज नो. व्हेन वी टॉक अबाउट यूक्रेन इशू, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन रशिया, इंडिया एंड द यूएस, what is the ethics left? We all are focusing on our regional aspirations, we all are focusing on our people, and it may be going to the contrary interest of the other nations people. इसका मतलब ये है कि भाई हमारे इंडिया के अंदर में कहीं पे कुछ लोगों के लिए अच्छा होना है, लेकिन हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि दूसरे देश के लोगों को उसमें घाटा ना हो. वहाँ की भी सरकार को इस तरीके से सोचना है, यानी कि हमारा फ़ायदा हो लेकिन दूसरे का घाटा ना हो. यदि ये आप इंश्योर करते हो तो इसमें एथिक्स ज़रूर नज़र आती है. देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा यहाँ पर टॉपिक है. देन डिजिटल डिटॉक्टिफिकेशन की इन्होंने बात की है. आपका जब एग्ज़ाम पिछड़ा वाला हुआ, उसके बाद एआई ने जो बज़ अपना बजाया है, दैट हर कोई आज की डेट में एआई की बात करता है, और इसका इथिकल इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है, कितनी जॉब जा सकती हैं उन बच्चों को जिनको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ कंप्यूटर कैसे पहुँचेगा. स्मार्टफोन पहुँचता है, बच्चे अपनी आंखें ख़राब कर लेते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते.
बच्चों का बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। आज की डेट में आप देखिए कौन बनेगा करोड़पति में, वो जो क्वेश्चन चल रहा था अमिताभ बच्चन से पूछ रहे थे, तो जल्दी पूछो जल्दी पूछो, वो बच्चा कितना ज़्यादा ट्रोल हुआ था। तो ऐसे बच्चों के बिहेवियर के ऊपर आगे क्या आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देन आगे चलें, इसमें एक बहुत नया एग्रीकल्चरल एथिक्स के ऊपर पूछा है। रीज़न बीइंग कि जब आप JKAS राइट या फिर जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज में आते हो, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारा इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वहाँ लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो डिस्प्यूट्स होती हैं, जो केसेस होते हैं, डेवलपमेंट होता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन होता हो, उन सब प्रॉब्लम से आपको डील करना पड़ता है, और वहाँ पे आती है एग्रीकल्चरल एथिक्स। तो वहाँ पर चाहे वो सेब हो या अखरोट हो या फिर नॉर्मल वेजिटेबल्स हों, कितना यूरिया डालना है, कितना उनके ऊपर पॉलिश्ड चीज़ें अलाउ करनी है, उनकी पैकेजिंग के अंदर कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास में जो चीज़ें पहुँचती हैं राइट, चाहे वो दूध हो या फिर सेब हो या फिर वो वेजिटेबल हो, वी आर नॉट गोइंग टू मेजर and every household is not going to measure that how much amount of pesticides are there in it. We just simply eat it. तो इसी वजह से क्या होता है, केमिकल्स वाले दूध बिक रहे हैं, केमिकल्स वाले पनीर बिक रहे हैं, और धीरे धीरे करके हमारे लीवर और किडनी और पूरा ओवरऑल हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है। तो ये एग्रीकल्चरल एथिक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। देन ये जैसे दीनदयाल उपाध्याय, हर पेपर के अंदर में मैं आपको चारों पेपर दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें इन्होंने मिनिमम 3 स्कॉलर्स की बात की है, 3 स्कॉलर्स। ये दीनदयाल उपाध्याय का इन्होंने नाम यहाँ पे लिया कोइंसिडेंटली। मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो, वो मैंने लॉक करके रखा था, उसे मैंने अभी ओपन किया है। मैं यहाँ पे उसके आपकी ग्लिम्स दिखा देता हूँ। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का ऊपर मैंने वीडियो बनाया है 42 मिनट्स 30 सेकंड का। ये हमारे यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल है एनालिस्ट IAS का, उसमें आप एथिक्स की प्लेलिस्ट में जाओगे तो सबसे लास्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा। प्लस जो बच्चे अभी लेटेस्ट जो UPSC के एथिक्स का पेपर हुआ है, जिसमें माही शर्मा जो IPS है, उसने इस पेपर की एनालिसिस की है। यू कैन वेरी वेल हियर हर, शी हैज़ गिवन फैंटास्टिक एनालिसिस फॉर इट, राइट। देन एथिक्स एनालिटिका के अंदर अपने आप में आप देखो तो 30 से ज़्यादा वीडियो हैं। मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल कर दूंगा क्योंकि मैं वापस शायद इस पर लौट के ना आऊँ। जैसे फिलोसॉफी ऑफ एथिक्स है, ये 57 मिनट्स का वीडियो है। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इसको अपने जस्ट प्रिलिमिनरी बैठे बैठे, अभी जब एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया है तो कहीं ना कहीं आपको प्राइमिंग तो करनी है, वो आप देख सकते हो मुझे, राइट। ये इन्वायरमेंटल एथिक्स के ऊपर है, 48 मिनट का वीडियो, राइट। देन ये 1 घंटे का वीडियो है। 2024 का जो केस स्टडीज़ है वो मैंने टोटल 2 घंटे सब मिनट में डाला हुआ है। देन ऐसे कुछ और भी हैं, जैसे एथिक्स पेपर एनालिसिस, ये 1 घंटे का मैंने पहले वाले पेपर के लिए बनाया हुआ है। एंड ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड द स्कॉलर्स बाई स्कॉलर, मतलब एक वीडियो केवल डेडिकेटेडली एक ही स्कॉलर के लिए है इस एथिक्स की अंदर। जैसे तिरुकुरल के बारे में हमने आधा घंटा बात की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन बफेट जो UPSC में पूछा, उसके लिए हमने आधा घंटा अलग से बात किया, राइट। ऐसे ही पॉटर स्टेवर्ट कौन है, उनके बारे में आधा घंटा जो UPSC ने पूछा था हमने बात किया। अब्राहम लिंकन, इन लोगों के नाम हमेशा हमें एथिक्स के अंदर में मेंटेन करने ही पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में आता भी है और हमें लिखना भी पड़ता है। मार्टिन लूथर किंग, सावित्री बाई फूले, राइट। सो दीज ऑल दी वीडियोज आर देयर वेयर इन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। एंड आपके यहाँ पे बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ईगो के अलावा जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका भी वीडियो है। बट व्हेन it comes to the crash course is designed for the latest exam when people are going to appear. It is having all the current examples. तो आपको स्पून फीडिंग की तरह बिल्कुल एक रेडीमेड रेसिपी मिल जाती है, जिसको आपको अपने भाषा में एग्जाम में टेलर मेड अप्रोच के साथ में लिख के आना होता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोटो मॉड्यूल
designed for your exam. Now coming back to the content, right? Now यदि मैं इसके अलावा दूसरे कंटेंट की बात करूं जो मैंने आपको पेपर में अभी दिखाया था, तो आई वुड लाइक टू टेल यू द कंटेंट जो मैं चाहूंगा कि शायद आप लिख भी लो. कंटेंट ऑफ पेपर 2023 एथिक्स पेपर. राइट, जिसमें हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट की बात अभी अभी आपको जो पेपर में दिखाया था वो था बेसिकली सत्यम वादा धर्मम चारा. सत्यम वादा धर्मम चारा. नंबर 2, गाइज मैं ये सब कुछ टाइप भी करके लेके आ सकता था, आपको स्लाइड पे भी दे सकता था, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है. ये जो बच्चे हैं जो नए नए निकल के आए हैं, चाहे वो टॉपर बन के भी एग्जाम में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आई नो कि टीचिंग क्या होती है, आई नो कि मेमोरी कंसोलिडेशन की प्रोसेस क्या होती है. यू गाइज ऑल्सो नो कि जो जल्दी में था वो चला गया. तो कुल मिला के ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो हम 2 मिनट में खाना नहीं खा सकते, और खाना यदि आराम से खाएंगे तो खाना शरीर को भी लगता है और उस खाने का एक एसेंस अच्छा बैठता है. सो आई एम नॉट इन हरी एंड आई डोंट हैव अप्रोच टू डू थिंग्स इन हरी मैनर. सो हरीडली थिंग्स जो है ना वो अपीलिंग ना तो मेमोरी के लिए होती है ना आपके एग्जाम के लिए होती हैं. सो आई विल से कि मैं अपने तरीके से चलने की कोशिश करता हूँ जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा भले ही ज़्यादा लगे लेकिन अच्छी चीज़ें हो जाएं. दूसरा टॉपिक है एंगर एंड ईगो. तीसरा, आई विल एडवाइस कि ये आप लिख भी लो, मैंने भी लिखा है ऐसे डायरी में, निष्काम कर्म योगा डॉक्ट्राइन. The number 4, digital detoxification. Then number 5, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स. ये वाला टॉपिक आपको सीधा सीधा जो पॉलिटिक्स और एंड एथिक्स है ये हमारी किताब है, एंड दिस हैज़ बीन पब्लिश्ड फ्रॉम एस चांद पब्लिकेशन. इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो और हमारे पहले ही चैप्टर में ये चीज़ अवेलेबल है, एंड द कंटेंट वाज गिवन बाय अथर आमिर. तो इसे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा इसमें एनालिसिस मिल जाएगी. Then 6th number is agricultural ethics. दीनदयाल उपाध्याय. ये दीनदयाल उपाध्याय वही पर्सन है जिन्होंने आज की जो सेंटर में गवर्नमेंट है उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को शेप किया था. एंड दीनदयाल उपाध्याय जी के ही नाम पे बेसिकली मुगलसराय स्टेशन जो है इलाहाबाद के बाद आता है उसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया. रीज़न बीइंग इनकी जो डेड बॉडी थी वो लखनऊ से ट्रेन जा रही थी और मुगलसराय स्टेशन पे पहुंचते हुए जो आज की डेट में दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है उसका नाम, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी लगभग रात को 2 बजे के टाइम पे मिली. फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे थे. ही वॉज गोइंग फ्रॉम लखनऊ टू सम बिहार पटना. तो सस्पिशियस कंडीशन में हुई है, आज तक ये नहीं पता चला कि इट वॉज अ मर्डर और इट वॉज अ कोइंसिडेंस. एनीवे, देन श्री अरबिंदो
ये बड़े अपने आप में रेडिकल थे। और जब आप पुदुचेरी के अंदर में जाओगे वहाँ पर बहुत ही एक पीसफुल जगह है, अरोवेलो नाम है। वो अरो वर्ड जो आया है वो यहाँ से ही आया है निकल के। और इन्होंने अपने टाइप में एक मेडिटेशन की स्टाइल निकाली थी। तो लोग वहाँ जाते हैं, करते हैं। जो मॉडर्न लोग हैं, जो बड़े बड़े लीडरशिप प्रोग्राम में बिलीव करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं साइकोलॉजिकली, सो दे गो टू अरोविलो, स्टे देयर। बड़ी बहुत ही प्यारी प्यारी जगह है। आई हैव नॉट बीन टू दैट प्लेस, बट वन ऑफ माई वेरी क्लोज रिलेटिव ही वेंट देयर। तो इट वॉज वेरी गुड। एज अ यूपीएससी एंड सिविल सर्विस एस्पिरेंट, समटाइम्स यू ऑल्सो फील कि यार मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसे जाना चाहिए। गो टू पुदुचेरी प्लेस, आवर place now, but sometimes the French colony. Now, ninth number is Swami Vivekanand. Swami Vivekanand has been repeated. ये पहले भी आए थे, राइट। सो ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर, यदि हम देखें नीचे, ये वाला ये कंटेंट जो आपका बनता है आपके सामने, ये है बेसिकली 2023 का। मैंने केवल पार्ट 1 लिया है, अभी केस स्टडीज़ को टच नहीं किया, क्योंकि उसमें तो आपको पढ़ के रिप्लाई देना होता है, यहाँ पे अपने आप से आपको प्रोड्यूस करना होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट 2022 का कंटेंट, टू 2022 के अंदर में बेसिकली फॉल्स ईगो, इस ईगो को तो हम बिल्कुल आज खत्म करके ही रहेंगे। नंबर 2, सॉक्रेट। ये सुकरात वही हैं जिनको गलती से जेल में डाल दिया गया था बिना इनके कोई बड़े कसूर के, और इनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो, वो इन्हें छुड़ाने के लिए पहुंचे। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे करके भाग नहीं सकता जेल से। इन्होंने, इनकी गलती ज़रूर है, इन्होंने मेरे को गलती में डाला है, लेकिन मैं एक गलती जेल से ऐसे नहीं जाना चाहता। मैं अपने केस को लड़ूंगा, और यदि मैं बाहर आया तो ईमानदारी से आऊँगा। तो प्लेटो बोला सर आपको ये मार देंगे बेकार में, बट जेल में सेटिंग करके प्लेटो पहुँचे थे इन्हें भगाने के लिए, लेकिन वो चले आए। उन्होंने एक ही बात बोली कि प्लेटो, यदि आज मैं जेल से बाहर निकल गया तो मेरे विचार हमेशा मर जाएंगे, लेकिन मैं आज यदि जेल से बाहर ऐसे भाग के नहीं गया और मैं जेल में रह गया तो मेरे शरीर को ये हो सकता है मार दें, लेकिन मेरे विचार जो है वो हमेशा के लिए जिंदे रह जाएंगे। लास्ट में यही हुआ, उनको मृत्युदंड मिला और उन्होंने जहर का जो प्याला है वो पिया, राइट। तो ऐसा होता है। नाउ थर्ड वन इज ग्रेटिट्यूड एंड एम्पैथी। एम्पैथी, सिंपैथी एंड कंपैशन में क्या अंतर होता है, ये अपने आप में हम लोग इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक्स गिविंग, थैंक्स रखना। जैन धर्म के अंदर थैंक्स गिविंग का एक फेस्ट होता है। ये थैंक्स गिविंग वही है, वो जवान मूवी में बेसिकली शाहरुख खान बोलता है जॉन अब्राहम को नीचे जब वो गिरने वाला था, कि एक ट्रू सोल्जर जो अच्छा ग्रेटिट्यूड रखता है वो कभी ये नहीं पूछता अपने देश से कि देश ने मेरे लिए क्या क्या किया है। एक जो जवान है वो हमेशा यही कहता है कि ओ मेरे देश, मैं तेरे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। विदाउट एक्सपेक्टेशन आपको करना है। दिस इज वॉट ग्रेटिट्यूड फीलिंग यू मस्ट हैव। नंबर 4, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको तो आप बहुत करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हुए आए हो, लेकिन इथिकली कितने लोग टैक्स के अंदर में CSR को इंक्लूड करते हैं और रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। एंड दिस CSR शुड बी मेड पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज और नॉट। कांग्रेस गवर्नमेंट रिकमेंडेड दैट द फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू राइट टू वोट मीन्स द वोटिंग बिहेवियर, दैट सबको वोट देना है, सबको टैक्स देना है, ये शामिल होनी चाहिए थी। इनको बेसिकली इंक्लूड नहीं किया गया था, राइट। मैं 1976 के एरा की बात कर रहा हूँ जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर आए थे। देन इन्वायरमेंटल एथिक्स, देन
एम.एन. रॉय, सेवेंथ सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये 2022 के अंदर में कंटेंट आया है, राइट। नाउ इफ देखिए इसमें भी 3 नाम नजर आए हैं, सॉक्रेट, एम.एन. रॉय एंड सरदार पटेल। और आप इससे पहले जाके देखो, इसके अंदर भी दीनदयाल, श्री अरबिंदो एंड स्वामी विवेकानंद। तो 3 नाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी हम लोग 2021 की बात कर लेते हैं, और उसके बाद फिर 2018 सबसे लास्ट वाला। 2021 में एंगर एंड इंटॉलरेंस, ये अपने आप में एक कनेक्शन हुआ था, और इसमें भी ईगो का ही पार्ट है। जो लोग ईगोइस्ट होते हैं वो गुस्सा भी जल्दी होते हैं। तो आज ईगो को हम पढ़ते वक्त ये पता करेंगे कि कैसे ये कनेक्ट होता है। देन कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट अपने आप में क्या होता है एंड कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट तो बेसिकली 10 o'clock यदि आपको ऑफिस में पहुंचना है तो 5 बजे तक रहना, ये अपने आप में कोड ऑफ कंडक्ट जरूर हो सकता है। बट कोड ऑफ एथिक्स में ये मतलब है कि 10 o'clock आपको ऑफिस में पहुंचना है, तो इसका मतलब आपको ऑफिस में 10 o'clock से काम शुरू कर देना है। इसका मतलब आप 9:45 बजे या 10 मिनट पहले पहुंच जाओ, और 10 बजे जब आपका एग्जाम एकदम से शुरू होगा तो वहाँ पे आप एकदम ऑल सेट रहो। या आप अपने एग्जाम में एटीट्यूड रखते हो कि मैं पहले से ही पहुंच जाऊँ, लेकिन जब आपकी नौकरी लगेगी इसी एग्जाम को क्रैक करके, तो आपके एटीट्यूड खत्म हो जाएगा कि 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो मतलब 10 बजे ऑफिस में कुर्सी पे पहुंच गया। 10, 15, 20 मिनट के बाद में आप तैयार होते हो जॉब के लिए। 10 o'clock में ट्रेन छूट जाएगी, तो उसका मतलब क्या है कि जो ड्राइवर है जो ट्रेन का, उसकी ड्यूटी कहीं टाइम पहले से शुरू हो चुकी होती है, जबकि पैसा उसे 10 बजे से ही मिलता है। दिस द एटीट्यूड यू मस्ट हैव इट इन योर माइंड। Then third, collective care by an individual. ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे सीधी सीधी पूछ ली गई है कि हमारा कोई भी जो हम लोग अपने आप में है वो सोसाइटी के लिए एक साथ उनका लिए कितना सोच देते हैं। आप सुबह से शाम तक पूरी सोसाइटी के लिए क्या एकदम से कलेक्टिवली सोच देते हो? क्या हम लोग एक प्रेयर भी करते हैं कि हे भगवान मेरा भला करना, हे ऊपर वाले मेरा भला करना, लेकिन मेरे साथ साथ में पड़ोसी का भी भला करना, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी भला करना? क्या हम ऐसा करते हैं? तो इसका मतलब ये है कि समाज के लिए हमें थोड़ा सा उदार रहना है। भले ही आप एनिमिटी रखो, एनिमिटी एक गलत वर्ड हो जाता है, भले ही आप एक लेजिटिमेट कंपटीशन रखो, सिबलिंग्स में भी हो जाता है घर के, तो सब में होता है। क्रिकेट टीम भी आपस में खेल रही होती है, बट दे आर नॉट एनिमी फॉर ईच अदर। इट इज जस्ट द स्पोर्ट स्पिरिट दैट शुड बी देयर। देन वैल्यू क्या है? देन उन्होंने एटीट्यूड के बारे में पूछा है। ये एटीट्यूड भी ईगो से कनेक्ट है। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या अंतर होता है, ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है जो आ सकता है। एप्टीट्यूड तो आपके सीसेट एग्जाम में चेक हो गया। एटीट्यूड चेक वो आपको मेंस में करेंगे जब एसए का पेपर है, एथिक्स का पेपर है, फिर इंटरव्यू में कैसा होगा, तो वहाँ पे आपका एटीट्यूड चेक किया जा रहा होगा ज़्यादातर। यहाँ पर जो 3 नाम पूछे गए हैं, वो एक नाम है सरोजनी नायडू, देन अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर, एक वो व्यक्ति जिसने के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 PhDs थी, डॉक्टर अंबेडकर। एंड एक नाम और है हमारे और आपके बड़े ही प्रिय डॉक्टर कलाम। तो कलाम साहब के बारे में भी ये चीज़ आ चुकी है। देन लास्ट 2000
18 के अंदर जो मोटा मोटी कंटेंट आया है, वो एक नाम आया है एरिस्टोटल का, दूसरा नाम आया है कन्फ्यूशियस का, राइट, और कोई नाम इसमें, तीसरा नाम आया है इमैनुअल कैंट। राइट, इमैनुअल कैंट साहब का नाम आया। उसके अलावा इन्होंने अगेन कोड ऑफ कंडक्ट में COC लिख देता हूँ, एंड कोड ऑफ एथिक्स, जो पिछले साल मैं आपको दिखाया था 2021 में, यानी कि 18 के बाद दोबारा वो जब भी नेक्स्ट मेंस हुआ था 3 साल बाद, तो वहाँ पर भी वो अपीयर हुआ था। तो क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। स्वामी विवेकानंद रिपीट हो ही गए, ईगो रिपीट हो ही गया, कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट रिपीट हो ही गया, एंगर, फॉल्टर ईगो, ये सब कनेक्टेड होके आ ही रहे हैं। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड वर्ड जैसे आ रहे हैं, इम्पैथी वर्ड, फोर्टिट्यूड वर्ड, सॉरी ग्रेटिट्यूड वर्ड आया ही है। कल के लिए फोर्टिट्यूड वर्ड पूछ लें तो उसका मतलब भी पता होना चाहिए, राइट। देन यहाँ पे प्रोबिटी पूछा है। प्रोबिटी मतलब अपराइटनेस, अपराइटनेस मतलब एक्टिवली राइट यू आर, मतलब कि आप अपने चारों ओर ये भी सुनिश्चित करते हो अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ऑनेस्ट कि गलत नहीं हो रहा हो। मतलब एक विसिल ब्लोअर होता है ना, वो अपराइट पर्सन होता है। जैसे किरण बेदी जी हैं, वो एक अपराइट पर्सन है, और अपराइट पीपल को जब जनरली PM एक्सीलेंस अवार्ड भी मिलता है, राइट। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माई ओल्ड स्टूडेंट एंड करंटली द ऑफिसर इन कश्मीर एंड द को-ऑथर ऑफ आवर बुक अथर इज ऑल्सो एन अपराइट पर्सन। एंड आप लोग भी ऐसे अपराइट पर्सन बनो, जिससे कि न केवल आपके स्टेट को गर्व हो, आपकी फैमिली को गर्व हो, इस पूरे के पूरे कंट्री को गर्व हो। कहीं जब आपको अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड मिले, तो बड़ी खुशी होगी इस चीज़ के लिए। देन सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। Social influence and persuasion, right? So these all questions were there जो अभी तक आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए हैं। नाउ आज का जो मुद्दा है वो बेसिकली ईगो से रिलेटेड है कि ये ईगो क्या होता है। देयर इज अ सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, कि हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, आओ हम सब इस गम को मार डालें। हमको भी इस ईगो ने परेशान किया, आपको भी इस ईगो ने परेशान किया, आओ इस ईगो को परेशान करें। कुर्सी मेज उठाएं, ज़मीन पे बैठें, कारपेट पे बैठें और एक साथ मिलके खाना खाएं। यही है हमारी ब्रदरहुडनेस। चाहे फैमिली के अंदर ईगो हो, चाहे बाहर ईगो हो। जो भारी आदमी होता है वो थोड़ा सा झुक जाता है, लेकिन जब झुकाने वाला सामने बार बार झुकाता ही जाए और आपके भारीपन से उसे असर नहीं पड़े, तो लास्ट में आप यही कोशिश करते हो कि यार छोड़ ही दो सिंपली, और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। एनीवे, एग्जाम के अंदर में जब हम ईगो को पढ़ते हैं तो दिस ईगो कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू अ साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड एज सिगमंड फ्रॉइड। मैं पेन की जो लेंथ है वो थोड़ी सी, जो ब्रेड्थ है वो थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। एंड सिगमंड फ्रॉइड ने एक कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, उसने दिया था इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये 3 कॉन्सेप्ट थे। तो इस ईगो को समझने के लिए हमें ये जो 2 वर्ड इसके दोनों ओर लिखे हुए हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बीच मेरे को एक चीज़ छोटी सी ये याद आ रही है कि जो हमारी क्लासेस होंगी वो हमारी एनालिस्ट IAS की ऐप पे होंगी। यदि आपके पास आईफोन है तो भी उस ऐप में है, तो आई विल से कि आप उसे डाउनलोड कर लो। एंड उसमें कुछ
डेमो वीडियोस भी होंगे, वो भी आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है वीडियोस, उस पर भी जाके आप देख सकते हो। आई विल आस्क माई टीम ऑल्सो कि इसके डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वीडियोस के लिंक डाल दें, सो दैट आप प्ले लिस्ट में भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर सीधा क्लिक करें और आप एक वीडियो को देख सकते हैं। जब भी आप वीडियो को देखो तो पेन पेपर अपने हाथ में रखो, सो दैट आपने आधा घंटा या 1 घंटा वीडियो में दिया है तो इत्मीनान से उस चीज़ को आप कर पाओ, रिटेन कर पाओ। मेंस एग्ज़ाम है, मजाक नहीं है। 1000 लोग लिखेंगे ज़रूर, लेकिन कॉल्स कुछ ही 100 200 300 बच्चों का आएगा। यदि 80 लगभग 80 लगभग पोस्ट हैं तो आप समझो कि कंपटीशन कितना हाई है। यदि 3 टाइम्स भी बुलाते हैं तो 240 250 स्टूडेंट्स को ही बुलाएंगे वो। तो इसका मतलब ये है कि एक सीट पे 4 लोगों का कॉल है और अभी एक सीट पे 10 लोगों का कॉल होगा मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेंस एग्ज़ाम में हर एक सीट पे 6 लोग नीचे आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उन 6 लोगों में आप हो या 4 लोगों में या 3 लोगों में आप होना चाहते हो जो इंटरव्यू कॉल देंगे, इट्स योर चॉइस। ओके, आपका कॉम्पिटिटर इसी वीडियो को पेन पेपर को लेके देख रहा होगा, वो मेरी प्रोफाइल को जानता होगा, वो मुझसे कहीं पढ़ा भी होगा। कश्मीर में वी हैड अवर सेंटर बिफोर दिस पहलगाम थिंग्स एंड ऑल। फिर हम लोग थोड़े से परेशान हो गए कि कैसे वहाँ जाएं। मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ और आज की डेट में जब ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो बहुत आसान है आप लोगों तक पहुँचना। आई हैव विजिटेड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया सो फार, बट कश्मीर वॉज दैट वन प्लेस जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फील हुआ। एक ज्योग्राफी में तो हुआ ही, जब मैं वहाँ पे लोगों से मिला तो बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार था मेरे लिए। आज भी मैं यदि कहीं पर भी जाऊँ तो मुझे कम से कम 4 या 5 घरों में जाना पड़ता है और मैं नहीं जाऊँगा तो वो लोग नाराज़ हो जाते हैं और मेरे लिए क्या मेहमान नवाजी करते हैं, मैं बता नहीं सकता कि मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ कि यहीं पर रह जाऊँ, ऐसा मन करता है। तो आप लोग भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे कल के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और वो जब जल्दी दिल्ली आते हैं ये लोग तो मुझसे आके मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एनीवे, जब ईगो को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं इट इज समथिंग कॉल्ड एज सरफेस रियलिटी। सरफेस रियलिटी ऑफ व्हाट? सरफेस रियलिटी ऑफ अ पर्सनैलिटी और अ पर्सन। इसका मतलब क्या है कि सरफेस रियलिटी आपका बिहेवियर है जिससे लोग इंटरेक्ट करते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं पता। आप सबको एक फेक स्माइल देते हैं, लोग समझते हैं कि आप खुश हो। आपसे जब पूछते हैं कि हेलो हाउ आर यू, सो यू से दैट यस आई एम फाइन। अंदर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपने अंदर रखते हो। तो आपका जो इंटरेक्शन दूसरे के साथ में हुआ, आपने फाइन बोला, उससे हुआ, दैट्स फाइन। बट दिस इज नॉट द वे आपके अंदर के में जो साइकोलॉजिकली चल रहा है वो क्या है। सिगमंड फ्रॉइड जो एक साइको एनालिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि इड जो है वो हर बेबी में होता है। बेबी मतलब बिल्कुल छोटा बेबी, जैसे ये लेटा हुआ है। शुरू के 1 साल तक तो बेबी ज़्यादातर लेटता ही है, वो फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है। जब ये ईगो, जब आप इस बेबी को यूथ एज में देखते हो तो ये बेसिकली अपनी उम्र कह सकते हैं 20 साल से लेके 40 साल तो मिनिमम एक यूथ एज में बिताता है। सुपर ईगो एक ओल्ड एज है जिसमें ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। ओल्ड एज में आपके पैर जो है वो टेढ़े हो जाते हैं और हाथ में लाठी आ जाती है, राइट। इट इज़ समटाइम्स 50 to 80 ईयर्स, भगवान करो तो सबकी उम्र 80 से ऊपर ही हो और हेल्दीली सब लोग अपने ओल्ड एज को जिए। नाउ जब सुपर ईगो की हम लोग बात करते हैं तो एक ओल्ड पर्सन जो है वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, उसके लिए कुछ करना है, उसके लिए कुछ छोड़ के जाना है। ये शायद भूखा रह जाए, राइट, लेकिन ये सोचता है कि मेरी फैमिली जो है वो अच्छी रहे, अच्छे से सो जाए। यानी कि अपनी कॉस्ट पे, अपने सेल्फ के बारे में ना सोचता हुआ ये सोच रहा होता है दूसरों के बारे में। तो सुपर ईगो एक तरीके से क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग टेंडेंसी, कि दूसरे के बारे में ज्यादा सोचना हो रहा है। जबकि इसका उल्टा
बचपन में होता है कि बेबी जो है वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, वो दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकता, मीन्स टोटली सेल्फिश। टोटल स्वार्थी है वो। यदि दूसरे की चॉकलेट भी वो देख लेगा, उसे नहीं पता है कि दूसरे की चॉकलेट है, वो बस जाके उसे छिनाएगा, वो नहीं देगा तो रोना शुरू कर देगा। बेबीज आर वेरी इनोसेंट, दे डोंट नो एनीथिंग। व्हेन यू आर इन दी एडल्ट फेज, आप लोगों को ये नहीं बता सकते हो कि मैं अंदर से अपने बारे में सोचता हूं, राइट? आप ये बताते हो लोगों को मैं दूसरे के बारे में सोचता हूं, लेकिन आप अपने बारे में सोच रहे हो। तो ये है बैलेंस ईगो। एक मैच्योर्ड ईगो, यदि मैं इससे वर्ड पहले एक लगा दूं, मैच्योर्ड ईगो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मैच्योर्ड ईगो, इट मीन्स आप अपने अंदर के सेल्फिश को बाहर के लोगों के सोचने के साथ में एक कलेक्टिव सेल्फ जो होता है दूसरे सोसाइटी के लिए, जो इंडिविजुअल सोच रहा होता है, वैसे आप बैलेंस करते हो, जिसमें दूसरे के फायदे में आप अपना भी फायदा निकालते हो। दैट इज हाउ यू सर्वाइव। नाउ इस बैलेंस ईगो को मैच्योर कैसे करें, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मान लीजिए कि ये एक ईगोइस्ट पर्सन है जो कि बड़ा होने के बाद भी अपने ही बारे में सोच रहा है, और इसमें दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल सोचने की गुंजाइश है ही नहीं, केवल सेल्फिश हो गया, ये बड़ा है, तो ये गैंगस्टर बन जाएगा, चीटिंग करेगा एग्जाम में, इसके लिए वैल्यूज का कोई मतलब नहीं होगा। और यदि इसमें केवल सुपर ईगो है और इड की टेंडेंसी नहीं होती है बड़ा होने के बाद, तो ये बेसिकली संत बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। यहाँ दूसरे के बारे में ही सोचता रहेगा और ये अपने बारे में सोच ही नहीं पाएगा, क्लेम ही नहीं कर पाएगा। क्यों करे, राइट? हो सकता है टीचर भी बन जाए, क्योंकि स्टूडेंट के बारे में ही सोचना है, उसके बारे में सोच के ऐसे कुछ थोड़ा सा भला हो जाए, अच्छी बात है। कि कोई स्टूडेंट जो है वो सिविल सर्वेंट बन जाएगा, उसे जब सरकारी गाड़ी मिलेगी तो अपने टीचर के पास आएगा कि सर देखिए गाड़ी मिल गई है, आप भी बैठिए, मैं आपको घुमा के लाता हूँ। बहुत रेयरली होता है, राइट? नाउ अभी हम लोग इसके इंडियन सोसाइटी वाले पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब शादी होती है, देखिए ये शादी हो गई, नॉर्मल मैरिज है जिसमें लड़का लड़की के बीच में शादी हुई है। शादी के बाद में एक बेबी फॉर एग्जाम्पल हुआ, और ये कौन है? बेबी बॉय है। ठीक है, बेबी बॉय है। नाउ जब ये पैदा होता है, अब ध्यान से सुनना इस चीज को, जब ये पैदा होता है तो इसको भी देखता है और इसको भी देखता है। इन दोनों में इसे बहुत स्टार्क डिफरेंस नजर आता है जब इनकी आवाज़ को ये सुनता है। इसकी आवाज़ थोड़ी सी रफ है, रूडीज टाइप है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्ट है, इसका टच भी सॉफ्ट है। जब ये पापा इसे किस करता है तो उसके दाढ़ी के बाल जो होते हैं वो चुभ रहे होते हैं, ये कहता है डोंट किस मी अगेन। जब मदर जो है वो जनरली जब किस करती है या टच करती है तो कहता है हाँ तुम्हारा टच ठीक है, इट्स फाइन। बट इसके दिमाग में एक क्यूरोसिटी आ जाती है कि ये डिफरेंस है कैसे। फिर दूसरी क्यूरोसिटी क्या आती है कि भाई ये जब मुझे प्यार कर रही होती है तो ये मेरी ही है पूरी, ये इसको भी प्यार कर रही है, इसको केयर कर रही है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, साल 2 साल का, ये डिफरेंस फील कर रहा होता है, देख रहा होता है, तो इसको इससे एनिमिटी क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि ये तो इसकी लेडी है टोटल, इन दोनों का अपना एक रिलेशन है, और इसके बीच में ये इंट्रूडर आ गया। बच्चा है, बच्चे को कुछ नहीं पता, इसीलिए बोलते हैं कि जो फर्स्ट बेबी बॉय है उसका जो फर्स्ट हीरोइन होती है लाइफ की, वो उसकी मदर ही होती है जनरली, या जो उसकी केयर टेकर होती है। बट ये बीच में आ गया, लेकिन ये इसको रिपेल नहीं कर सकता, और ये इसको भी ये भी केयर लेता है, तो ये भी बेसिकली सोचता है कि इसका क्या करूं। नाउ दिस एनिमी, लेजिटिमेट एनिमी, कैन नॉट बी फाइट विद दिस बेबी बॉय, बिकॉज ये बेबी बॉय कमजोर है, ये सोचता है मैं कैसे इससे जीतूं। तो व्हाट बेबी बॉय डज, ये इसको
कॉपी करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इसने देखा कि ये इसे केयर कर रही है, तो मैं इसके ऐसा यदि बन जाऊं तो मेरी केयर करने के साथ साथ में इसकी जो केयर हो रही है वो मेरे को भी मिलेगी, इसका मतलब मेरे पास डबल केयर होगी। तो जो बेटा है वो पिताजी की तरह, फादर साहब की तरह उठना बैठना, उनकी तरह बोलना चालना, ठीक है, ड्रेसअप होना, वैसा करके शुरू कर देता है। इसलिए कहावत है हिंदी में कि बाप का जो जूता है जब बेटे के पैर में आ जाए तो मतलब समझो कि वो बहुत बड़ा जवान हो गया, बड़ा हो गया अभी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि यदि पहला बच्चा है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी व्हाट? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी द बेबी बॉय। लेकिन खुदा ना खास्ता मान लो, दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि बाई चांस लड़की आ गई, राइट, लड़की आ गई, तो क्या होगा? यहां पे बेसिकली क्या था कि इन दोनों के बीच में जब बहुत ज़्यादा लव था, मदर भी बहुत ज़्यादा अपने आप को फील कर रही थी क्योंकि बेबी बॉय पहला बच्चा होना था, वो हो गया। मदर जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगी, उसको रेस्पेक्ट मिलने लगा, सब कुछ। तो ये इसके लिए एक सेवियर फैक्टर बन के आया और ये इसके ऊपर उसके एक्सेसिव लव की वजह से डिपेंडेंट होने लगा और इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी सिंड्रोम। उसका उल्टा यहां हो रहा होता है, राइट, उसका उल्टा यहां पे हो रहा होता है कि जब यहां पे बेबी गर्ल आई और बेबी गर्ल के बंधन में जो क्वेश्चन मार्क बेसिकली आया था इन दोनों को लेके, तो बेबी गर्ल का झुकाव अपोजिट जेंडर के लिए होता है। क्यों? क्योंकि सेम जेंडर पे तो वो जानती है कि इसकी जब मैं रोती हूँ तो और ये बोलती है इसकी आवाज़ सेम है, तो इसलिए वो इधर की साइड में इंक्लाइंड होती है और एनिमी बन जाती है ये। तो फर्स्ट बेबी, जो बेबी गर्ल का जो हीरो होता है वो उसका फादर होता है और इसको रिझाने के लिए वो अपनी माँ की तरह बनती है क्योंकि इसका लव इसने इसके लिए देखा होता है, वो चाहती है अपनी माँ की तरह मैं बन जाऊं तो इसका थोड़ा सा जो लव और केयर है वो मेरे लिए भी आएगा। और इस केस में क्या हो जाता है कि ये अपनी माँ की तरह सजना संवरना, उसकी तरह उठना बैठना बोलना चालना सीखती है। सो लाइक मदर लाइक डॉटर, एंड इसी वजह से फैमिली का जो सर्किल है वो चलता है। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। रोल मॉडलिंग हो रही होती है यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी, ये जो रेस्पेक्ट मदर का जो स्माइल है विल गो डाउन व्हेन द फर्स्ट बेबी हैपेंस टू बी द डॉटर, बेबी गर्ल यदि होती है तो। अब इसकी वजह से ये हो रहा है, इसको वो नेग्लेक्ट करना शुरू करती है। जब ये हंसती भी है तो कहती है चुप, तो लड़की सोचती है कि चाहे हंसने में ही दिक्कत है, उसको थोड़ा सा सप्रेस करके रखा जाता है। आज की डेट में तो किसी भी रिलीजन की वुमेन हो वो एजर्टिव हो रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, बाहर जा रही है, आईएएस बन रही है। तो यू कैन नॉट लिव इन अ पास्ट एरा। उस जमाने की बात में तो आज की डेट में हम लोग नहीं कर सकते। आज की डेट में तो हांजी वाला ही हमें रखना पड़ेगा। एनीवे, नाउ इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन होना शुरू होता है और ये अपने आप को कन्फर्म कराना चाहती है। किससे? अपने घर के अंदर में जो मेल है उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर पहले पापा से पूछती रहेगी ये कर लूँ वो कर लूँ, फिर बड़ा भाई होगा तो उससे पूछेगी हाँ जी वो कर लूँ, चाचा ताया वगैरह सब कोई। फिर जब पति बन गया, हस्बैंड हो गया, तो फिर उससे पूछेगी। तो शी हैज़ टू लीन ऑन, डिपेंडेंट ऑन समवन जो इसके डिसीजंस को अप्रूव करे। और ऐसी इंडियन सोसाइटी फैमिली जहाँ सेटअप बनता है, आपने देखा होगा आपके चारों ओर फैमिली है, ये गर्ल के इस एटीट्यूड की वजह पे टिकी हुई है, राइट। और इसी की वजह से हमारे यहाँ पे फैमिली सेटअप है। वेस्टर्न सोसाइटी में फैमिली सेटअप इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ की वुमेन हमेशा मेल से ये पूछती है हाँ जी क्या, व्हाट, वाई। इस वाई के चक्कर में तो हो गया पूरा फैमिली खत्म। इसलिए वहाँ ज्वाइंट तो छोड़ो, फिर न्यूक्लियर फैमिली सेटअप भी नहीं है। मैरिजेस में बिलीव नहीं है लोगों को। फ्यूचर में आ चुके हैं लोग, हम भी वहीं पहुंचने वाले हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द थिंग इज। नाउ यहां पर बेसिकली डिपेंडेंसी सिंड्रोम आया और ये जो फर्स्ट लव था इसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस वैसे तो ये उस मदर का ही बेटा था जिसको ये नहीं पता था कि ये मेरी माँ है, और मदर बहुत ब्यूटीफुल थी और बड़ा होने पे वो अलग अलग
जगह से आके मिले और उन्हें पता नहीं था दैट दे आर मदर एंड सन, एंड द सन फेल इन लव विद द मदर। एंड वन ऑफ द थ्योरी इज ऑल्सो सेइंग दैट फादर जो है वो मदर को कुछ उल्टा पुल्टा बोलता था, तो बेटा जो है वो मदर को फादर से दूर ले गया था, क्योंकि उसे बहुत पसंद नहीं था कि उसकी मदर को कोई कुछ भी बोले, इंक्लूडिंग उसका हस्बैंड खुद का। सो इसी लव को फर्स्ट जो मदर के और बेटे के बीच के जो अफेक्शन को ओडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और ऐसा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दैट एवरी डॉटर्स फर्स्ट हीरो इज हर ओन फादर, राइट, जिसकी वजह से वो मदर का जैसा बनने के लिए इंक्लाइंड करती है। एंड क्योंकि इसके कॉन्फिडेंस में इंडियन सोसाइटी के अंदर में डिप्स आने लगते हैं, ड्रॉप्स आने लगते हैं, उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में एनालिटिकल डिप्रेशंस। एनालिटिकल डिप्रेशंस। नाउ इन एनालिटिकल डिप्रेशन जो उसके कॉन्फिडेंस में आए हैं ऐसे वाले लोग को, इसको ढकने के लिए क्या किया जाता है, इसको डेकोरेट किया जाता है। डायमंड्स, गोल्ड रिंग, नौलक का हार बड़ा वाला, इस तरीके से इसको डेकोरेट किया जाता है, जिससे जितनी ज़्यादा डेकोरेट होगी उतनी ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट फील करेगी। अब शादी के टाइम पे सो मच ऑफ गोल्ड, सो मच ऑफ डायमंड, सो मैनी थिंग्स जो है वो इसको दिया जाता है, जिससे ससुराल में जाके इसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट अच्छा खासा मिले और ये भी कॉन्फिडेंट होके बिहेव करे लोगों के साथ। नाउ व्हेन it is the concept, then what we understand it that way कि डॉरी जो फादर अरेंज कर रहा होता है इतनी सारी अपनी बेटी को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, जिसका वो खुद भी जिम्मेदार है बचपन से, उसकी जो परवरिश जैसी भी हुई है, वो एक रियल मनी जो उसका ऑनेस्ट मनी आ रहा है उससे बेसिकली अरेंज नहीं कर सकता कैसे भी करके वो। और इस वजह से क्या होता है कि वो अंडर टेबल मनी लेने के लिए मजबूर हो जाता है और यहीं से करप्शन शुरू होता है कि बेटा बेटी के लिए करना है भाई, उसके दहेज में इतना पैसा देना है, बेटे के लिए शादी करना है, बड़ा घर बनाना है, तो इसी चक्कर में वो अंडर टेबल मनी लेने के लिए मजबूर हो जाता है। और उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक इमेच्योर ईगो होना। और इमेच्योर ईगो होगा तो फिर आपको एंगर भी होगा, आपका एटीट्यूड भी गलत होगा, बहुत कुछ दिक्कत होगा। तो एक मैच्योर्ड ईगो के थ्रू सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राइट। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको ग्लिम्स दिया था कि ईगो के अंदर में अंदर जाके आप देखो तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एनालिटिकल डिप्रेशन, डिपेंडेंसी सिंड्रोम, राइट, देन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। सो आप समझने की कोशिश करो, जब आपको आंसर लिखना हो तो आप कैसे करके लिख पाओगे। और इसी में जब हम एटीट्यूड में आते हैं तो काले रंग से हमारे को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हमारा एटीट्यूड जो है वो, हमारा ईगो जो है वो काले रंग से ऐसा क्यों है। गोरे रंग में जहाँ धोखा छुपा हुआ है, अक्सर कर जब हम बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उनकी लाइफ को देखते हैं, तो यही हमें पता लगता है। जो वाइट थे, अंग्रेज थे, वो आके हमारे साथ में ऐसा कुछ करके चले गए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनके बहुत अच्छे खासे डेकोरेटेड ड्रेसेस में, उनके फेसेस में, हमारे जो उस वक्त के बादशाह वगैरह जो भी थे वो बेसिकली स्लिप हो गए, फिसल गए उनके ऊपर। सो एनीवे, तो इसी तरीके से हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते रहेंगे, राइट। और साथ में हमारे जो है वो अथर अक्सर कर आते रहेंगे। और हमने जैसे इस तरीके का यहाँ पर किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। वी आर हैविंग वन ऑफ द सेशन wherein he is interacting with many of the students. These students were selected from the classroom programs. तो he is an IPS, तो हम लोग आपस में मिल के ये बात करते रहते हैं। तो ऐसा ही जब हम लोग ऐप के ऊपर मिलेंगे या जूम के ऊपर मिलेंगे, सो यू कैन हैव अ 1-to-1 talk with one of the role model that you are having from your own state, right? So this is how we are going to conduct it. एंड इसके अलावा मैंने आपको बेसिकली ये वाला जो इथिक्स इंटीग्रिटी का पूरा
जो प्लेलिस्ट है वो बता ही दिया है, इसको आप देख सकते हो। एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द कंटेंट, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मिल चुके हैं। हमारा जो एनालिस्ट आईएएस का टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं ये पीडीएफ को डाल दूंगा, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि इसे गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दूँ और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, वहाँ से आप ले सकते हो। हमारी जो क्लासेस हैं वो बेसिकली जनवरी 2026 में लगभग सेकेंड वीक, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बाहर रहूँ, आप भी थोड़ा बिजी रहो, शुरू करेंगे। और इस वक्त विंटर आपके यहाँ पे बहुत पीक पे होगा। ऑनलाइन हम लोग मिलेंगे डेली, राइट, एंड लगभग हम इवनिंग के टाइम पर ही मिलेंगे। और शायद हमारा टाइम सो के उठने के बाद दोपहर में जो होता है 4 बजे से 6 बजे या 6:30 बजे तक होगा, तो 2 या 2.5 घंटा हम लोग डेली बात करेंगे। और लगभग 3 वीक्स में हम इथिक्स के जो पूरे के पूरे कोर्स को अच्छे से निपटाने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल आप जो इथिक्स की बुक है, ये वाली मैंने आपको किताब दिखाई है, ये आप ऑर्डर करके इसका थोड़ा सा पढ़ना आप शुरू कर सकते हो, राइट। आप अक्सर कर ल्यूसेंट वगैरह की किताब देखते हो, ल्यूसेंट बहुत बेसिक बुक है, उससे एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे आपके, क्योंकि मैंने आपके यहाँ के खुद के बच्चों को पढ़ाया है, ऑफलाइन में जाके पढ़ाया है। तो बहुत सारे बच्चे यदि मुझे जानते हैं और आप लोग भी उन्हें जानते हो तो आप उनसे पूछ सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू फिनिश today's session, and it was one interaction session with you so that we can tell about me and the kind of conduction of class we may be having in future. तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ and wish you all the very very best. Stay healthy, please take care in this winter time. घर में रहो, अपने गले का, अपने आँखों का और इस ठंड में के मौसम में जो भी जुकाम बुखार वगैरह होता है उसका ख्याल रखो आप लोग। सी यू वेरी सून, बाय बाय, गुड लक।